प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 की ट्रॉफ़ी की तकरीब रोनुमाई के हवाले से, जो आज नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद हो रही है, जिसके साथ ही टूर्नामेंट की सरगर्मियों का बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाएगा। इस मौके पर लीग के शेड्यूल की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 का इनेकाद 26 मार्च से 3 मई तक होगा, जिसके दौरान मजमूई तौर पर 44 मैचेस मुनक्किद होंगे। इस सीज़न की ख़ास बात यह है कि पहली मरतबा 8 टीमें लीग में शिरकत कर रही हैं, जिनमें 2 नई फ्रेंचाइजीज़ हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडी लेग में शामिल होंगी। लीग मरहले में हर टीम 10 मैचेस खेलेगी, जबकि प्ले ऑफ मरहला 28 अप्रैल से शुरू होगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के मुकाबले मुल्क के 6 मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद होंगे। इस बार इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद और इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर पहली मरतबा लीग के मुकाबलों की मेज़बानी करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक क्वालिफाइड समेत 11 मुकाबले मुनक्किद होंगे, जबकि गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर मजमूई तौर पर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 15 मैचों का मेज़बान होगा। फैसलाबाद में पहली बार 7 मैचेस मुनक्किद होंगे, जबकि पेशावर का इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम भी पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों की मेज़बानी करेगा। इस तरह मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 4 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें मुल्तान सुल्तान एक्शन में दिखाई देगी, जबकि कराची के नेशनल स्टेडियम में 6 मैचेस शेड्यूल किए गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के दौरान शायकीन क्रिकेट को भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 12 डबल हेडर्स भी मुनक्किद होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 और ट्रॉफ़ी की रोनुमाई और दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर की तैयारियों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहर्रिक फ्रेंचाइज दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर के मैनेजर, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर और ओनर समीन राना साहब। खुशामदीद कहते हैं समीन आपको। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 और ओपनिंग मैच होम ग्राउंड पर आप खेलने के लिए मैदान में उतर रहे हैं हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ। जी अस्सलाम वालेकुम या भाई, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी बड़ा एक्साइटिंग टाइम है, न्यू एरा है। 10 साल के बाद 2 नई टीमों के एडिशन और उसमें फिर नया एक्साइटमेंट भी काफ़ी सारी है। और पहला ही मैच जो है वो चैंपियन लाहौर कलंदर टीम और न्यू टीम का जो हैदराबाद की उनके साथ होगा, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई थिंक बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा। लाहौर का क्राउड हमेशा लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता है, क्रिकेट को सपोर्ट करता है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि हाउसफुल होगा इंशाल्लाह। हाउसफुल होगा और उसकी बुनियादी वजह जो एक कनेक्टिविटी है लाहौर की अपने होम क्राउड के साथ, और जो एक आपका बाउंड है अपने कोर टीम के खिलाड़ियों के साथ, उसको ऑक्शन भी मुतासर नहीं कर सका। शाहीन शाह अफरीदी आपके कप्तान, आपके पोस्टर बाय हारिस रऊफ़, फिर फ़खर ज़मान, ये वो 3 प्लेयर थे जिसके बारे में एक आम तासुर यही था कि जनाब शायद लाहौर कलंदर बमुश्किल 2 को रिटेन कर पाएगी। एक नाम और मैं भूल गया, वो ज़िम्बाब्वे T20 टीम के कप्तान सिकंदर रज़ा। जी बिल्कुल, ये वही ऑक्शन में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ऑब्वियसली ड्राफ्ट सिस्टम में तो हम रिटेंशन भी ज़्यादा होती थी और वी वर एबल टू मैनेज फॉर लास्ट कपल ऑफ इयर्स, बट ऑक्शन में ये चैलेंज था, डेफिनेटली था। और हमारी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि जो अपनी कोर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये हमारी लर्निंग है। क्योंकि पहले 5 साल जो लाहौर कलंदर ने स्ट्रगल की, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे पास हमारी कोर नहीं थी। और जब हमने एक-एक करके एक हीरा चुन के अपनी कोर को डेवलप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि लाहौर ने इधर-उधर से प्लेयर नहीं चुराए, उन्होंने अपने प्लेयर बनाए। और वो कोर जो है फिर उसी कोर की ही बदौलत, उसी टीम बॉन्डिंग की ही बदौलत लाहौर को कामयाबियां भी मिली। तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैंने प्रोटेक्ट करना है उस कोर को, उन प्लेयर्स को जिन्होंने लाहौर को इतनी फतूहात दिलाई हैं और इतनी एक हमारा एक जो बॉन्ड बना हुआ है, हमारा जो कल्चर है, जिस तरह से हम एक फैमिली की तरह ऑपरेट करते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो ऑक्शन में ये चैलेंज ज़रूर था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हमने बहुत खुश उसलूबी के साथ जो अपनी कोर थी उसको प्रोटेक्ट किया। और आप ये देखें कि नॉर्मली 8 प्लेयर रिटेंशन होती थी, जिसमें आप 8 प्लेयर रख लेते थे। तो इस दफ़ा हम ऑक्शन के बावजूद अपने 7 प्लेयर जो हैं पुराने पिछले साल वाले दोबारा लेने में कामयाब हुए। तो मेरा ख्याल में ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। दैट्स वंडरफुल समीन। लेकिन अगर इस टूर्नामेंट की तरफ मैं आपको लेकर आऊँ, पहली मरतबा ऑक्शन इसमें हुआ,
ड्राफ्ट जो था वो नहीं हुआ। तो अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि क्या बुनियादी फ़र्क था और टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से ऑक्शन कितना इम्पोर्टेंट था और टीमों की जो कॉम्बिनेशन है ड्राफ्ट उसके लिए कितना अच्छा था और ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है उस पर इसके क्या असरात होंगे? देखिए ऑब्वियसली ड्राफ्ट का तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड था जिसमें बाय डिफॉल्ट ही ऑलमोस्ट जो थी वो टीमें जो है वो स्ट्रांग बन जाती थी सारी, क्योंकि आपकी टर्न्स है, आपको एक प्लेयर नहीं मिलेगा तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा मिल जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। जहाँ पे ऑक्शन की बात है वहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्लानिंग के बावजूद भी ऑक्शन टेबल के ऊपर बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है और आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है। आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ऑलवेज रिकॉल करते रहें, अपने ज़हन में रखें कि आपको क्लैरिटी के साथ जाना पड़ता है ऑक्शन में। अगर आपको कहीं क्लैरिटी नहीं होगी या आप कहीं पे डाउटफुल होगे तो ऑक्शन में आप डेफिनेटली गलती करोगे, क्योंकि देखिए जो नंबर आ रहे होते हैं, जो प्लेयर्स आ रहे होते हैं, उसका सीक्वेंस जो होता है वो ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको उसी वक्त राइट देन एंड देयर डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल एक प्लेयर ऐसा है जिसको आप सोच रहे हैं कि मैं शायद रखूं शायद ना रखूं और अब उसका नंबर आ गया, अब वहां पे आपके पास ये चॉइस है कि आपको उसी वक्त फैसला करना है। तो एक बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए भी था, बट मेरी जो हमारी जो प्लानिंग थी हमारी टीम की, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उस प्लानिंग पे 100% पूरा उतरे और जो जो हमने टारगेट किया था, ऑब्वियसली एक पूरा प्लान होता है जिसमें आप कोशिश करते हैं कि आप मैक्सिमम लोगों को ले सकें, वो हमने अचीव किया। तो उस लिहाज से मुझे बड़ी खुशी है। ऑक्शन के अंदर आई थिंक ये चैलेंज अब सामने आएगा आने वाले दिनों में, टूर्नामेंट में आप देखेंगे क्या सारी टीमें बैलेंस बनी, ये तो टाइम ही बताएगा। पेपर पे तो लगता है कि सबकी टीम बहुत अच्छी है, बट आई थिंक टूर्नामेंट के अंदर जाके जब मैचेस शुरू होंगे तो फिर वो जो खामियां और खूबियां हैं वो खुल के सामने आएंगी। समीर नाना साहब, आप बहुत काम कूल रहते हैं लेकिन आज कुछ बदले बदले से आप नज़र आ रहे हैं। आप कुछ ऐसा लग रहा है गुस्से में भी हैं, कुछ पैगाम भी देना चाहते हैं अपने मुखालिफिन को, क्या ऐसा ही है या ये मेरी सोच है? नहीं नहीं यार नहीं नहीं यार भाई गुस्से में तो बिल्कुल नहीं हूँ। आपको पता है कलंदर गुस्सा करते नहीं होते, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो आपने सवाल पूछा उस पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं बताना चाह रहा था कि ऑक्शन वर्सेस ड्राफ्ट के ऊपर जो है वो बड़ी काफी डिबेट भी रही, काफी पॉइंट ऑफ व्यूज भी सामने आया और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि हमें वो चीज करनी चाहिए जो लीग के लिए बेहतर है। नो डाउट मुझे पर्सनली ऑक्शन में तो बहुत मजा आया और जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो मैंने बहुत अच्छी तरह अचीव किए। अब सवाल ये है कि क्या बाकी टीमें जो हैं वो बैलेंस बनी है? मेरे ख्याल में तो ड्राफ्ट के अंदर ये खूबसूरती थी कि टीमें बैलेंस होती थी, लेकिन एक नई चीज है, एक नया हमने एक तजर्बा किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तजर्बा अच्छा साबित हो, बट अगेन इट्स प्रीमेच्योर टू से कि ये अच्छा होगा या गलत होगा। ये टूर्नामेंट की जो मैचेस की क्वालिटी है ये आपको बताएगी कि वो कैसा था। चलें, ये बात तो मैं आपकी मान लेता हूँ, लेकिन लाहौर कलंदर के बारे में एक आम राय जो कि ऑक्शन के बाद लोगों की थी, जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि लोगों ने कहा कि एक वफ़ादारी क्या होती है, एसोसिएशन क्या होती है, ये लाहौर कलंदर से सीखना चाहिए। उन्होंने अपनी कोर के लिए शाहीन शाह अफरीदी, सिकंदर रज़ा, फ़खर ज़मान, हारिस रऊफ़ को रिटेन करने के लिए अपना वॉलेट खाली कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है और हमें इस बात में बहुत क्लैरिटी थी। हमें कभी भी डाउट नहीं था कि हमने किन प्लेयर्स के पीछे जाना है और हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है और वो डिज़र्व भी करते हैं। देखिए आप प्लेयर्स की बात करते हैं, अगर फ़खर ज़मान की बात करते हैं, फ़खर वो प्लेयर है जिन्होंने लाहौर के लिए 9 सीज़न खेले हैं और 9 में से मेरा ख्याल में मैक्सिमम सीज़न में हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स उन्होंने ही स्कोर किए हैं। जितनी भी लाहौर को कामयाबियाँ मिली, 3 ट्रॉफीज़ जो मिली उसमें फ़खर के बगैर तो वो कामयाबियाँ तकरीबन नामुकम्मल है। तो इसलिए एक बड़ा क्लैरिटी के साथ प्लान था और जिस तरह के फ़खर प्लेयर हैं, जब हम आप देखें यार भाई जब हम ऑक्शन की प्लानिंग कर रहे थे तो मैंने ये नहीं किया था कि जज्बात की रो में बैठ के तो बस मैं सिर्फ वो नाम सेलेक्ट करूं जिनके साथ मैंने काम किया। हमने हर प्लेयर को ड्रॉप करके उसके अल्टरनेटिव क्रिएट करके उसके ऊपर टीमें बना के देखा। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि फ़खर ज़मान जैसा प्लेयर पूरे ऑक्शन में कोई नहीं था, चाहे लोकल चाहे फॉरेन की बात करें। जो क्वालिटी जो
जो जो ख़ुसूसियत फ़खर ज़मान की है, वो पाकिस्तान क्या दुनिया में किसी मुल्क में वो उस तरह उनकी तरह का बैट्समैन, तो उसमें बहुत क्लैरिटी। इसी तरह हारिस रऊफ़ जो मिडल ओवर्स में लाहौर कलंदर के लिए उनकी परफॉर्मेंसेज़ हैं, लोग अक्सर उनको जज करते हैं कि जी उन्होंने इतनी इकॉनमी के साथ स्कोर कर लिया, दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट आप ये देखें कि मिडल ओवर मोस्ट क्रूशियल ओवर्स होते हैं किसी भी टी20 गेम के अंदर, और उसमें जो हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंसेज़ हैं, वो शायद 1 या 2 विकेट स्टैट में नज़र नहीं आएँगी आपको, लेकिन उसका जब इम्पैक्ट देखेंगे, क्योंकि मैं तो टीम के साथ 10 साल से हूँ और हर मैच में बैठा देख ही रहा होता हूँ, एनालाइज़ भी कर रहा होता हूँ, उसके बाद भी करता हूँ। तो हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ पता है कि हारिस रऊफ़ जो है इस टीम में क्या वैल्यू एडिशन करते हैं। तो ये दोनों पिक्स जो थी हमारे लिए बहुत क्रिटिकल थी, और इसके लिए वाक़ई हम अपना पूरा पर्स भी खाली करने को तैयार थे। अच्छा ज़मीन, अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात करूं, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब टूर्नामेंट के ऑफ होने जाएगा, मैदान में टीमें उतरेंगी, तब कौन कितने पानी में है इस बात का अंदाज़ा तो परफॉर्मेंस ही देगी। लेकिन एक सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि अगर आपकी मैं लाइनअप को देखूं तो आपके पास फ़खर ज़मान है, मोहम्मद नईम है, अब्दुल्ला शफ़ीक हैं, उसके साथ हुसैन तलत आपके पास हैं, सिकंदर रज़ा आपके पास हैं। बॉलिंग की तरफ अगर मैं आता हूं तो हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी के साथ आपने बांग्लादेश के मुस्तफ़िज़ुर रहमान का इंतखाब किया है डायरेक्ट साइनिंग में। तो जब इतनी तगड़ी आपकी बॉलिंग लाइनअप थी, तो एक बॉलर की तरफ, वो भी फास्ट बॉलर की तरफ जाने की कोई ख़ास वजह? देखिए, ऑब्वियसली जब आप टीमों का कॉम्बिनेशन बना रहे होते हो तो उसमें क्रिटिकल एलिमेंट होता है इमर्जिंग। हमने हमेशा लाहौर कलंदर ने इमर्जिंग फास्ट बॉलर्स खिलाए थे, विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट सीजन जहां पे हमने नईम को एज एन इमर्जिंग बैटर खिलाया था। इस दफ़ा ऑब्वियसली हमारे पास इमर्जिंग बैटर में उस तरह की चॉइसेस अवेलेबल नहीं थी जिस तरह की नईम की चॉइस हमारे पास लास्ट ईयर थी। तो हमने ये फैसला किया कि हम इमर्जिंग में बॉलर के ऊपर जाएंगे, और उबैद शाह जैसी क्वालिटी का बॉलर अगर आपको इमर्जिंग में मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी टीम के लिए खुशकिस्मती की बात है। क्योंकि पिछला सीजन अगर आप देखें तो जितने भी टीम के मैचेस हुए थे उसमें जो मोस्ट इम्प्रेसिव बॉलर थे वो उबैद शाह ही थे। क्योंकि जब हमारे उनके साथ मैच होते थे तो मुझे याद है कि हम प्लान करते थे, तो उबैद वाज ऑलवेज अ थ्रेट। इवन प्लेयर ऑफ मिचेल कैलिबर्स जो है उसको भी उन्होंने तंग किया। उनके जो स्लोअर वंस हैं, उनके जो बाउंसर्स हैं, जो उनकी इमैक्युलेट लाइन एंड लेंथ है, अभी भी आप देखिए नेशनल टी20 में भी उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है। तो एक टीम कॉम्बिनेशन में उस जैसी क्वालिटी का बॉलर आपको मिलना जो है वो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस था। तो इसलिए हम उबैद शाह की तरफ भी गए। और जब आप टूर्नामेंट खेलने जा रहे होते हैं कोई जिसमें आपने 30 दिनों में 10 मैचेस खेलने हैं, और फास्ट बॉलर एक ऐसी कमोडिटी है जो किसी भी वक्त किसी भी निगल की वजह से इंजरी का शिकार हो सकते हैं, तो आपको अपनी कवरेज रखनी होती है। इवन आप पिछले सालों में भी देखें तो हम 5 से 6 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, हालांकि खेलते तो 2 या 3 ही है, या मैक्सिमम 4 खेल लेंगे, लेकिन आपके पास वो ऑप्शंस अवेलेबल होनी चाहिए। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फास्ट बॉलर्स एक ऐसा आर्ट है जो किसी भी वक्त जो है वो अटैकिंग ऑप्शन है, वो गेम का नक्शा कभी भी बदल सकता है अलॉन्ग विद द लेग स्पिनर। तो उसी कॉम्बिनेशन को देखते हुए हमने उबैद की तरफ गए, क्योंकि उस क्वालिटी का बॉलर अगेन पूरे ड्राफ्ट में एज एन इमर्जिंग अवेलेबल नहीं था। अच्छा, ओवरऑल अगर आपके स्क्वाड को हम देखते हैं, अगर निगाह डालते हैं उसके ऊपर, तो एक चीज़ बहुत वाज़ेह नज़र आ रही है कि ऑक्शन से पहले आपने जो अपनी शीट थी स्क्वाड की, उसके ऊपर बहुत होमवर्क किया हुआ था। ख़ास तौर पर जो आपकी सबसे सरप्राइज़ पिक है वो उसामा मीर की है, क्योंकि माजी में आपके साथ बांग्लादेश के रशाद हुसैन जो हैं वो इस गैप को फिल करते रहे हैं। अफ़गानिस्तान के सिकंदर रज़ा आपके लिए बड़े वैल्यू ऐड करते रहे हैं। तो क्या आपको लगता था कि एक लेग स्पिनर ही कलंदर जो है वो मिस कर रही है, इसलिए आप उसामा मीर की तरफ गए? बिल्कुल, यही भाई किसी भी आप टीम को उठा के देखें टी20 के अंदर फॉर्मेट में लेग स्पिनर इज ऑलवेज एन अटैकिंग ऑप्शन। और आपको हम लोग कलंदर में कोशिश ये करते हैं कि हम अग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। अगर हम 150 या 160 भी रन करते हैं, 140 भी करते हैं, तो हमारा हमेशा से बिलीव होता है कि हम दूसरी टीम को इससे कम पे आउट करें। हम रन बचाने की बजाय विकेटें लेने पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में लेग स्पिनर जो है एक आपकी बहुत अटैकिंग ऑप्शन
ऑप्शन है। हमारे बहुत सारे सालों में हमें राशिद खान जैसी क्वालिटी अवेलेबल रही। फिर उसके बाद रिशद हुसैन जो लास्ट सीज़न हमारे साथ मिले और उन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। मुझे याद है जब रिशद को पिक किया था तो बहुत सारे लोग सरप्राइज़ भी हुए थे। लेकिन इस दफ़ा मुझे अंदाज़ा था कि चूँकि रिशद की परफ़ॉर्मेंस पिछले साल अच्छी रही थी और ऑक्शन में हर टीम के पास ऑप्शन है कि वो बिड कर सके, तो मुझे अंदाज़ा था कि मैंने बजट भी मैनेज करना है और देखना भी है कि कौन-सा प्लेयर आ सकता है। तो दूसरा उसमें फिर एक और एंगल भी आप देखते हैं कि अगर आपने मुस्तफ़ीज़ एक फ़ॉरेन बॉलर ले लिया है, तो अब आपके पास फ़ॉरेन प्लेयर्स तो 4 ही खेलने हैं। अगर आप 2 बॉलर खिलाएँगे तो बैटिंग में आप कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो मेरे लिए आइडियल सिनेरियो था कि अगर मुझे उसामा मीर जो है वो लेग स्पिन ऑप्शन पाकिस्तान में इस वक़्त मेरा ख़्याल में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो मिल जाए। जो सच्ची बात बताऊँ, मैं आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि उस पे कराची ने बिडिंग बहुत ज़्यादा नहीं की, क्योंकि मैं तो इससे ज़्यादा बजट लेके बैठा हुआ था उसामा के लिए और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसामा मुझे शायद ना मिले और उसका बैकअप भी खैर तैयार था। लेकिन लकीली कराची ने उसके बाद बिड नहीं किया लाहौर के लिए। लक थी कि हमें वो उसामा उस प्राइस पे मिल गए। सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव उसामा और वो एक ऐसी ऑप्शन है जो कि अगेन अटैकिंग माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती है बॉलिंग में। अच्छा समीर राना साहब, ये तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, ऑक्शन के हवाले से हमने बातें कर ली और अब आपकी मौजूदगी का मैं थोड़ा फ़ायदा उठाना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, ख़ास तौर पर आप टीम के कोच की हैसियत से भी अब खिदमत अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं और मैनेजर की हैसियत से तो हमने आपको देखा ही, टीम किस तरह बनाते हैं वो तो हमने देखा ही, और उसके बाद पहले 6 साल में कलंदर बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दी और आखिरी 4 साल में लाहौर कलंदर जो है वो 3 बार चैम्पियन बनी। तो मुझे ये बताइए, ये जो आप टीम के डग आउट में तो नहीं आते, ड्रेसिंग रूम में ही बैठते हैं, लेकिन जिस तरह आप अपने कोचिंग स्टाफ को मैनेज करते हैं, और लास्ट सीज़न में तो आपका कोई कोच ही नहीं था, आप ही ये जिम्मेदारी अदा कर रहे थे, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई कोच की ज़रूरत नहीं होती? यार भाई 10 साल ऑब्वियसली मुझे हो गए हैं पीएसएल में और 10 साल से ही मैं ड्रेसिंग रूम का हिस्सा हूँ और शुरू से ही बहुत सारे कोचेस के साथ काम किया, बहुत सारे लेजेंड्स के साथ काम किया और ऑब्वियसली जब आप काम करते हैं तो आपको सीखने का भी मौका मिलता है। तो कुछ ऐसा हुआ कि 7वें सीजन में भी जब हम पहली दफ़ा ट्रॉफी जीते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आकिब भाई लास्ट 3 मैचेस में, क्वालिफायर में, एलिमिनेटर में और फाइनल्स में, वो तो कोविड में थे, वो तो अवेलेबल नहीं थे, तो वहाँ पे भी मुझे ही मैनेज करना पड़ा। और पिछले साल अगेन वॉर की वजह से जो हमारे हेड कोच थे वो नहीं थे, तो लास्ट 4-5 गेम्स में मुझे ही मैनेज करना पड़ा। लेकिन इट्स नॉट अबाउट मी ओनली, मेरे साथ पूरी टीम होती है, जिस तरह रियाज भाई हैं, अमजद हैं, काशिफ हैं, सिद्दीक हैं। ये 4 हमारे ऐसे कोचेस हैं जो कि डोमेस्टिक लेवल पे काफ़ी काम कर चुके हैं और सारा साल हमारे साथ एंगेज होते हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो एज़ ए टीम वर्क काम होता है। ऑब्वियसली एक मैं होता हूँ, शहीन होते हैं या हमारे कोचेस हैं, हम सारे मिल के फैसला करते हैं और एक अच्छी हमारी केमिस्ट्री बनी हुई है, एक बॉन्डिंग बनी हुई है। वी रिस्पेक्ट ईच अदर डिसीजन, ईच अदर की जो ओपिनियन है उसको साथ लेके चला जाता है। इट्स ऑल अबाउट मैन मैनेजमेंट। देखिए कोचिंग जो है, अगर मैं बात करूं फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर, तो कोचिंग से बहुत ज्यादा ना मैन मैनेजमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि आप 30 दिनों में कोई कोचिंग नहीं कर सकते। तो और फिर जब आप प्लेयर ले रहे हैं 8-8 करोड़ रुपए के हो और आप एक कोच को लाए कि उसको 8 करोड़ वाले प्लेयर को वो सिखाए, तो फिर मेरा ख्याल में ये भी क्योंकि जिन जिन प्लेयर्स को आप इतने पैसे दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। हाँ, आपको उनको मैन मैनेज करनी होती है, उनको कंफर्ट देना होता है, उनको एनवायरनमेंट देनी होती है, उनको मेंटल क्लैरिटी देनी होती है, उनकी जो स्ट्रेसेस हैं उसको एड्रेस करना होता है। उसमें आपको हार्डकोर कोचिंग क्रिकेट स्किल्स से ज्यादा आपको पीपल मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत होती है, जो कि आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आपने काम किया हो तो आपके पास काफी सारी, इट्स लाइक मैनेजिंग एनी अदर टीम, बट जहां पे आपको क्रिकेटिंग रिलेटेड मैटर्स या स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है उसके लिए आपके पास टेक्निकल कोचेस अवेलेबल हैं और हमारे पास भी हैं। अच्छा समीर राना साहब, एक बहुत ही अहम सवाल, और ये गुफ्तगू जो है वो हमारे तज्ज़ियाकार क्रिकेट एक्सपर्ट अमूमन हमें करते हुए दिखाई देते हैं। वो ये कहते हैं कि जी ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहम तो है, लेकिन जो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज़ हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुदाखलत कर रही हैं,
वो चाहती हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और इससे पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक बिगाड़ की तरफ जा रही है। ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है, पाकिस्तान क्रिकेट की जो बैनुल अक़वामी सतह पर परफॉर्मेंस में डिक्लाइन है, उसकी एक बुनियादी वजह ये फ्रेंचाइजीज़ भी हैं जो कि अपना असर व रसूख इस्तेमाल करती हैं। क्या ये बात ठीक है? नहीं, मैं भी ये बात सुनता रहता हूँ और अफ़सोस होता है ऐसी बातें सुन के, क्योंकि इसमें बिल्कुल कोई हकीकत नहीं सिर्फ है। यही देखिए बातें सुन के फ्रेंचाइज़ी अफ़सोस होता है और बहुत सी बातें भी सुन के अफ़सोस होता है। नहीं, काफ़ी सारे रवैये देख के भी अफ़सोस होता है। कैसे काफ़ी सारे लोगों को जब टेबल के इस तरफ बैठे होते हैं, उस वक़्त क्या बातें करते हैं, और जब टेबल के उस तरफ बैठ जाते हैं तो क्या बातें करते हैं, वो भी सुन के अफ़सोस होता है। क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फ्रेंचाइज़ क्रिकेट खेल के ही अभी टीवी पे ताज़ा-ताज़ा बैठे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर प्रॉब्लम को आप सही आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन भी आपको कभी नहीं मिलेगा। ये आजकल बज़वर्ड हो गया कि हमें ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की आदत है शायद, कि जी फ्रेंचाइज़ ने ये कर दिया। फ्रेंचाइज़ के पास अगर इतनी पावर हो तो सर वो अपना सबसे पहले तो फाइनेंशियल मॉडल ठीक करे। अगर फ्रेंचाइज़ इतनी ही पावरफुल है कि वो टीम की सिलेक्शनें करवा सकती है, तो हमारी तो हर वक़्त बोर्ड के साथ मसला रहता है कि यार हमारे से हमें इन चीज़ों पे हमें अकोमोडेट कर दें, इन चीज़ों पे। तो ऐसी बात बिल्कुल हरगिज़ नहीं है कि फ्रेंचाइज़ का। आप मुझे बताएँ कि मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल क्या ताल्लुक है पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के साथ, और किस तरह से मैं मोहसिन नकवी साहब को या हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं, चीफ सेलेक्टर खैर अभी कोई नहीं है। हाँ, लोग ये लिंक डेवलप करते हैं कि चूंकि आकिब जावेद ने 8 साल लाहौर कलंदर के साथ काम किया, लिहाजा आकिब जावेद जो है वो चूंकि वो कलंदर के साथ, तो काम तो आप बहुत सारे इदारों में करते हैं। अगर आप एक इदारे में काम करके दूसरे इदारे में चले जाते हैं तो क्या हर वक्त आप उसी इदारे की बात करते रहेंगे? तो ये बड़ा ही नैरो और बहुत ही सतही व्यू है। आई थिंक इसमें पॉपुलैरिटी शायद आपको मिल जाती है, आपको व्यूज मिल जाते हैं, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जनरेट हो जाती है। बट रियलिटी ये है कि जब से आकिब भाई ने लाहौर कलंदर छोड़ी है, मेरी हार्डली उनसे 2 मुलाकातें हुई और कभी फोन पे भी बात नहीं हुई, और ना मैंने कभी उनसे क्रिकेट डिस्कस किया। वो ऑब्वियसली आकिब जावेद मेरे से क्रिकेट तो नहीं डिस्कस करेंगे या फ्रेंचाइज से तो नहीं पूछ के डिसीजन करेंगे, वो उनका अपना डोमेन है और उनको किसी को प्रूव करने की तो जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेट में मेरा ख्याल में 92 के वर्ल्ड कप में उन्होंने जो पार्टिसिपेशन की और उसके बाद जो उनकी खिदमत है वो सबके सामने। आप चले उनको छोड़ दें या कोई और भी कोच किसी के साथ अगर अटैच होते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो सारी जिंदगी के लिए उस फ्रेंचाइज को फेवर करेगा। आई थिंक ये एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है, इसमें शायद लोगों को मजा भी आता है कि कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि जब हार होती है ना तो उसका गुस्सा होता है। वो गुस्से को चैनलाइज आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में चैनलाइज करेंगे तो यही होता रहेगा, इंप्रूवमेंट कोई नहीं आएगी। अगर आप सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे ही तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। उम्मीद करते हैं समीर नाना साहब, ये सोल्यूशन तो आपने दे दिया है, सवाल का जवाब। अब इस सवाल के जवाब में से मज़ीद कहीं गुत्थियां जो हैं वो उलझ ना जाए। लेकिन बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।